आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो लिखी है प्रणय लाल ने, और इस किताब का नाम है इंडिका अ डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले जानते हैं लेखक के बारे में थोड़ा सा। ये जो लेखक हैं ये जो है एक बायोकेमिस्ट हैं, और ये जो इसके अलावा डिफरेंट ऐसी चीज़ों पे लिखते रहते हैं जैसे वायरसेस हैं, पब्लिक हेल्थ है और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं। और इनकी ये जो किताब है इंडिका अ डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये बेहद ही खास है। तो आइए बात करते हैं अब इस किताब की। तो ये जो किताब है ये 2017 में आई थी, और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इतिहास बताती है। अब इतिहास पर्यावरण कवि से कैसे हो गया, क्योंकि ये जो इतिहास है ये इतिहास पृथ्वी के प्रारंभिक जीवन से शुरू होकर के और अभी तक का इतिहास बता रहे हैं। और ये जो इतिहास है वो इस मायने में खास है कि दुनिया में जब भी हम पृथ्वी का इतिहास पढ़ते हैं तो अधिकतर जो किताबें लिखी गई हैं इस विषय पे वो एक तो जो वेस्टर्न राइटर्स हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं, और वो अधिकतर इस तरह से बताया जाता है उसमें इतिहास कि ऐसा लगता है हमें कि इस पृथ्वी के बारे में जो भी हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो वेस्टर्न नज़रिया है या यूएस के साइड से आया हुआ नज़रिया है वो, और उसमें इंडियननेस नहीं है। उसमें भारत के चीज़ों का, भारत के विभिन्न जगहों का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। जैसे जो फिल्में वगैरह भी बनती हैं इन विषयों पे, डायनासोर्स की और दूसरी, उसमें ये दिखाया जाता है कि जो है जुरासिक पार्क फॉरेन में किसी जगह पे है, वेस्ट के किसी कंट्री में है, और वहाँ पे ही डायनासोर है। तो हमें कई बार ऐसा भी लग सकता है कि दुनिया का जो प्रारंभिक इतिहास है उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। तो इस मिथक को तोड़ती है ये किताब, और इस पूरी पृथ्वी का इतिहास भारतीय नजरिए से क्या हो सकता है, या भारत का इतिहास, नेचुरल हिस्ट्री क्या हो सकता है भारतीय सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप का, वो समझाने का प्रयास करती है। तो इस किताब की जो शुरुआत है वो पृथ्वी के शुरुआत से ही शुरू होती है 4600 मिलियन ईयर्स पहले, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से ये इस किताब की शुरुआत करते हैं। इसमें ये बताते हैं कि जो पृथ्वी है वो 46 साल की एक महिला के समान है, और वो जो 46 साल की महिला है उसमें जो एक साल है वो 100 मिलियन ईयर्स के बराबर है। अब 1 मिलियन ईयर मतलब 10 लाख साल। तो आप समझ सकते हैं कि 4600 मिलियन ईयर्स यानी 4600 मिलियन ईयर्स के समान है, और वो महिला की उम्र, आज पृथ्वी की उम्र है 46 वर्ष। तो जो 46 वर्ष में से मनुष्य का आना है वो कुछ घंटे पहले हुआ है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2-3-4 मिलियन ईयर्स पहले। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई है वो कुछ मिनट पहले आई है। और इसमें वो ये वही बताते हैं कि इस धरती में आज तक जितने भी जीव रहे, आज तक शुरुआत से लेके अभी, जब से धरती बनी और जब से इस पे जीवन आया और अब से लेके अभी तक, उसमें से 99% जीव विलुप्त हो चुके हैं ऑलरेडी। तो कई बार ऐसा लगता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक जो अप्रोच होती है कि मनुष्य को लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उस अप्रोच पे भी ये किताब बात करती है कि किस तरीके से ये पृथ्वी ट्रीट करती है जीव जंतुओं को, और किस तरीके से जीव जंतु आते हैं चले जाते हैं मगर ये धरती वैसी की वैसी रह जाती है। तो 4600 जो मिलियन ईयर्स है, 46 साल की जो महिला है, उसके माध्यम से ये समझाते हैं कि उसके जो धरती पे जीवन शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ, उसके बाद से एक कोशिकीय जीव कब आए, फिर जलीय जीव आए, फिर से जो मैमल्स आए, स्तनपायी वगैरह आए, रेप्टाइल्स आए, और इस माध्यम से ये पूरी बात समझाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ जीवन की कहानी चलती रहती है, दूसरी तरफ ये दूसरे तीसरे चैप्टर्स में जाकर के विध्वंस की, विलुप्ति की कहानी भी साथ साथ में ये बताते रहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पे 5 बार विलुप्तियां हो चुकी हैं, और वो जो विलुप्ति होती है वो महाविलुप्ति, उसको महाविलुप्ति इसीलिए बोलते हैं, एक्सटेंशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कि जब पृथ्वी पे रहने वाले अधिकतर जीव एक साथ विलुप्त हो जाए किसी ऐसे नेचुरल कॉज से। तो इसमें द ग्रेट डाइंग जो सबसे बड़ी महाविलुप्ति अभी तक की मानी जाती है, उसके बारे में बहुत डिटेल से इन्होंने बताया है कि कैसे ग्रेट डाइंग के बाद जो है 96% जो जीव थे उस समय के तत्कालिक, 96% जीव एक साथ विलुप्त हो गए। और आज जो कोयला और पेट्रोलियम और तमाम जो फॉसिल चीज़ें हैं जो हम देखते हैं,
वो दरअसल उसी दौरान की हैं जब एक साथ सारे पेड़ पौधे और जीव जो है विलुप्त हुए। तो काफ़ी टाइम तक पृथ्वी ने उनको अपने अंदर गर्भ में अपने दबा के रखा, और उसके बाद एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पे वो चीज़ें फॉसिल में कन्वर्ट हो गई, जो कि आज हम यूज करते हैं। तो वो फॉसिल दरअसल मिलियंस ऑफ द ईयर्स में बना है, और हम तुरंत ही उसे जला करके उतना कार्बन जो दबा हुआ था धरती के अंदर, वो कार्बन हम एक साथ एमिट्स कर दे रहे हैं, एक साथ कार्बन उत्सर्जित कर दे रहे हैं। तो वो जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको सिंक करने की पर्याप्त संभावना हमारे पृथ्वी पास नहीं है अभी। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और कार्बन एमिशन हो रहा है। इसमें ये भी बताते हैं कि जो कार्बन एमिशन को रोकने का तरीका है, कार्बन सिंक करने का तरीका है, उसमें पेड़ पौधे लगाना एक बहुत ही कारगर तरीका नहीं है। उसका कारण ये बताते हैं कि पेड़ों की जो आयु होती है 80-100 साल होती है, और 80-100 साल तक वो कार्बन को सिंक कर सकते हैं, मगर उसके बाद वो मर जाते हैं। इसमें ये ऐसे तरीकों पे ध्यान देते हैं जो आज के इन्वायरमेंटल जो प्रोस्पेक्ट्स हैं और इन्वायरमेंटल जो भी विचारधाराएं हैं पर्यावरणवाद की, उससे परे जाकर के ये बात करते हैं, क्योंकि ये जियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि अकेले जो ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी है, इसने बहुत सारा कार्बन सिंक किया हुआ है, दुनिया का 20% कार्बन सिंक के लगभग किया हुआ है। और ये कार्बन सिंक ऐसे करती हैं कि जो इनके अंदर छोटे छोटे जो रेत के कण होते हैं या छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर ये कार्बन को अवशोषित कर लेती हैं नदियाँ। या फिर जो डेजर्ट्स हैं, जो रेगिस्तान है, उनकी अपनी एक भूमिका है कार्बन सिंकिंग में। हम कहते हैं कि जो है जो भी रेगिस्तान है उसको हरा भरा कर दो और ये कर दो, तो प्रकृति में उसकी भी अपनी एक भूमिका है और वो कार्बन सिंक करने में अपना योगदान देता है। इसमें ये भी बताते हैं, जो कि बहुत ही माना जाना तथ्य है, कि जो जैसे जैसलमेर है, राजस्थान के वो हिस्से हैं, वहाँ पे पहले समुंदर था। यहाँ पे ये बताते हैं कि उड़ीसा और ऑस्ट्रेलिया या यूरोप की बहुत सारी जगहें जो है आसपास थी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक प्लेट थी बहुत बड़ी जिसका नाम गोंडवाना है, वो फिर टूट गई, और टूटने के बाद क्या क्या हुआ वो भूगोल की किताबों में चीज़ें आती हैं, लेकिन उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो इंडिया में फॉसिल की कहानी है, इंडिया में कहाँ कहाँ डायनासोर पाए जाते थे, इंडिया में कहाँ कहाँ पे ऐसे जीव पाए जाते थे जो कि आज विलुप्त हो गए, उसकी कहानी बहुत ही रोचक ढंग से इन्होंने बताया है इसमें। और इन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन से फॉसिल कहाँ पे मिले हैं। जैसे कोलकाता में एक बहुत बड़े डायनासोर का फॉसिल मिला है, उसके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। इन्होंने ये भी बताया है कि मध्य प्रदेश में एक जो है डायनासोर का अंडा था, जिसको लोग भगवान समझ के, शिवलिंग समझ के पूजा कर रहे थे काफ़ी टाइम से। गुजरात में बहुत सारे, गुजरात के खेड़ा में बहुत सारे जो है डायनासोर के अंडे मिले हैं, और यहाँ तक कि आज भी लोग वहाँ पे उसे इलीगल तरीके से बेचते हैं। और ये कहानी बताते हैं कि एक इंजीनियर ने उसे पत्थर समझ करके अपने घर के सामने क्यारियों के आगे सजाया हुआ था, फिर बाद में पता चला कि वो दरअसल डायनासोर के अंडे हैं। इसमें एक दिलचस्प कहानी ये बताते हैं कि एक ऐसा फॉसिल मिला, एक ऐसा अंडा मिला, ग्रुप ऑफ एग्स, जो नेस्ट था वो, जो कि घोंसला था डायनासोर के अंडों का। वहाँ पे एक नीचे जो मिट्टी मिली वो दरअसल लाल रंग की मिट्टी थी, और वो दरअसल एक सांप की मिट्टी थी जो कि एग ईटर था। तो अंडा खाने वाले जो सांप हैं, फिर पता चला कि वो उसी समय मारा गया जब वो अंडा खाने वाला था, या अंडा खा चुका था वो डायनासोर्स का। तो उसके बारे में बहुत ही दिलचस्प कहानी ये एक तरीके से बताते हैं, और ये बहुत डिटेल्ड बुक है। इसकी समरी बताना और इसकी समीक्षा करना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि ढेर सारा डेटा है इसमें, ढेर सारी कहानियां हैं। तो जो कुछ हमसे हो पा रहा है हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जो है इसमें ये बताते हैं कि जो भारत में बड़ी बड़ी लेक्स बनी हैं, वो कैसे इन्होंने बताया कि मेटेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स जो ऊपर से आकर के पृथ्वी पे गिरे, उसकी वजह से वो लेक्स बन गई नेचुरली रूप से। एक इन्होंने इंटरेस्टिंग कहानी इसमें बताई है डेक्कन के पठार की, जो एक बार दूसरी बार मास एक्सटिंक्शन हुआ। उसमें अधिकतर जो डायनासोर थे वो एकदम ऐसे पृथ्वी पे टहल रहे थे बहुत अच्छे से, और पृथ्वी पे जितने भी जीव हुए हैं उसमें से सबसे डोमिनेटेड जीव माने जाते हैं डायनासोर। 100 मिलियन साल तक उनका लगभग एक छत्र राज्य रहा, जो 22 मीटर तक जो है लंबे होते थे, और ऐसे ऊंचाई उनकी होती थी 2 मंजिल 3 मंजिल तक। तो वो एक बार क्या हुआ कि अचानक से जो डेक्कन इरप्शन हुआ, जो वहाँ पे वॉल्केनो है,
तो वो होता रहा लगभग 1 मिलियन ईयर तक। और उसकी वजह से जो उसकी थिकनेस थी, जो जो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की थिकनेस थी, वो लगभग 1.5 किलोमीटर थी और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में उसका लावा फैला हुआ है। तो वो जो इलाका है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश का इलाका है, मध्य प्रदेश का इलाका है, इसके अलावा जो अरब सागर की तरफ जो जाने वाला इलाका है, वहाँ पे 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका लावा फैला हुआ है। और लैंड मास के अलावा अरब सागर में भी इस ज्वालामुखी का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा लावा का हिस्सा वो वहाँ पे जो है अंदर दबा हुआ है। इसकी वजह से जो डायनासोर्स हैं, वो मुख्यतः जो डायनासोर हैं वो खत्म होने के प्रमुख कारण ये बताते हैं कि ये यही था। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो वायुमंडल में इतना ज़्यादा सल्फर और जहरीली गैसें छा गई कि कुछ दिखाई नहीं दिया, और ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और टेम्परेचर पृथ्वी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें जो मुझे पढ़ के समझ आई वो ये है कि हम कई बार कहते हैं कि ये पृथ्वी का सबसे गर्म साल रहा, या पृथ्वी में जो है अगर ऑक्सीजन का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा तो पृथ्वी पे विनाश आ जाएगा और ऐसी दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये बताते हैं कि पृथ्वी पे ऑक्सीजन का लेवल कभी भी स्थिर नहीं रहा, एक्चुअली वो बदलता रहा, हालांकि वो बहुत स्लो बदलता है। इस वजह से जो है हमें समझ नहीं आता। इसमें एक तरीका भी बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने इलाके में पता कर सकते हो, एक पत्ते को तोड़ करके और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना। लेकिन ये बताते हैं कि पृथ्वी पे ऑक्सीजन लेवल जैसे अभी आज 21% के आसपास माना जाता है जो कंपोजिशन, वो 35% भी रहा, 40% भी रहा और 21 से कम होकर 15%, 10% भी रहा। इस हिसाब से जीव जंतुओं की शेप भी चेंज हुई। डायनासोर जब बड़े हुए और बहुत ही ज्यादा मसल वाले और एकदम ताकतवर हुए वो, तो उसका एक प्रमुख कारण था कि पृथ्वी पे ऑक्सीजन का कंपोजिशन आज के मुकाबले अधिक था। इस वजह से उनको बहुत ही ज्यादा ग्रो करने का मौका मिला। तो जो जीवों का विकास है कि वो किस शेप में होंगे, किस साइज में होंगे, किस तरह के होंगे, उसमें ऑक्सीजन, पृथ्वी का कंपोजिशन कितना ऑक्सीजन का, उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि ये एकमात्र भूमिका नहीं थी, और भी कई सारी चीजें थी, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि कैसे जो फलों का विकास है, फ्लावर्स का विकास है, जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, उसने मैमल्स को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। और इसमें इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई है कि जैसे जो बड़े फल थे, से फॉर एग्जांपल मैंगो है, तो मैंगो ने अपने बीज को कैरी करवाने के लिए उसके अंदर फ्लैश डेवलप किया, जो गूदा होता है मैंगो का। और फ्लैश के वजह से मैंगो जब पक जाता था तो वो अपने सुगंध से और अपने टेस्ट से वो आकर्षित करता था मैमल्स को, और उसके बदले वो एक तरीके से ब्राइब देता था कि ये तुम खा लो और इसके खाने के बाद इसका बीज कहीं पे छोड़ देना जाके। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई है कि किस तरीके से जो फल है और फूल है, उन्होंने मैमल्स को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज और जो मुझे लगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, कि जैसे हम आज समझते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक तरीका है जेनेटिक्स को आगे ले जाने का और दूसरी चीज की वेरिएशंस का, लेकिन ये बताते हैं कि जो पृथ्वी के शुरुआती दिन है उसके अंदर जो जीवों के अंदर विविधता थी और जीवों को आगे बढ़ाने का जो कार्य था वो पूरी तरीके से रिप्रोडक्शन या सेक्स पे डिपेंडेंट नहीं था, वो काफी बाद में इस पे डिपेंडेंट हुआ। और उसके पहले डिफरेंट जो वेरिएबल्स थे, जो कि जो जियोलॉजी के वेरिएबल है और नेचुरल वेरिएबल है, उसके आधार पे जीवों के अंदर वेरिएशंस होते थे। आज भी ये बताते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनका जो हार्मोन, जो भी उनका डीएनए है, सॉरी, वो अधिकतर ह्यूमंस का डीएनए 99% से भी अधिक सेम है। 0.1-0.2% के अंदर ही डिफरेंस है सारा कुछ, और उसी के आधार पे हमारी जो हाइट है, हमारा जो कलर है और दूसरी जो हमारी आदतें, हमारी बनावट है, उसके अंदर डिफरेंसेस आते हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही तफसील तरीके से, बहुत डिटेल तरीके से जो मनुष्य का, बंदर का जो एप्स होते हैं उनका इतिहास बताने की कोशिश की गई है। कई बार हम ये कहते हैं कि बंदर से ही मनुष्य बना है और बंदर हमारे पूर्वज हैं। इसमें ये क्लियरिफाई करते हैं कि बंदर असल में हमारे पूर्वज नहीं है, मनुष्य और बंदर किसी एक ही जीव के पूर्वज हैं जो कि विलुप्त हो चुका है इस धरती से।
तो इस तरीके से ये कई सारी चीज़ें बताते हैं, गोरिल्ले की कहानी बताते हैं और मनुष्यों की कहानी काफ़ी डिटेल में बताते हैं। इसके अलावा ये जो है, जो डिफरेंट नेचुरल टोपोग्राफी है, जैसे से फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, या पठार जो डेक्कन है, इसके अलावा विंध्याज है, इन सारे की कहानी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताते हैं। तो अगर आपको इंडिया का इतिहास, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेचुरल इतिहास पढ़ना है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट आज है वो ऐसा क्यों है और हम ऐसे क्यों हैं, और ये भी समझना है कि हम दरअसल कभी कभार कहते हैं कि पृथ्वी को बचाने की बात है, हमें पृथ्वी बचाना है, तो इस पृथ्वी पे हम पृथ्वी को बचाने की स्थिति में हैं क्या, या हमें खुद को बचाना चाहिए, हमें पर्यावरण संरक्षण क्यों करना चाहिए, अपनी स्थिति को ठीक रखने के लिए करना चाहिए। क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि गंगा को बचाओ, यमुना को बचाओ। गंगा और यमुना इस दुनिया में तब से बह रही हैं जब धरती पे मनुष्य नहीं आए थे। तो इसके ऊपर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा विस्तृत ढंग से समझाया गया है कि ये जो अर्थ है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसको किसी जीव के आने या किसी जीव के जाने से फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य के जैसे न जाने कितने जीव हैं वो जो कि इस दुनिया पे आ चुके हैं और जा भी चुके हैं। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए चाहिए, इन्वायरमेंट जो डिग्रेडेशन इसलिए रुकना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को इक्विटेबल तरीके से, न्यायप्रिय तरीके से, समतापूर्ण तरीके से हम चला सकें, ना कि हम पृथ्वी बचाने की बात करें जिस पृथ्वी के बारे में भी हमें पूरी तरह से पता नहीं है, उसका एक छोटा सा हिस्सा ही हम आज तक जान पाए। तो इस तरीके की बहुत ही डिटेल्ड बातें इसमें इन्होंने बताई हैं। और अगर आपको इस पृथ्वी का इतिहास भारतीय नज़रिए से समझना है और भारत में जो डिफरेंट प्राकृतिक अवयव हैं, जैसे कि सिंधु नदी है या दूसरी नदियां हैं, बड़े बड़े जो तालाब हैं, पहाड़ हैं, इसके अलावा मिट्टी है, यहाँ के जो जीव हैं, उन सब के बारे में समझना है। यहाँ पे जो जनजातियाँ रहती हैं, इसमें इन्होंने जारवा का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरीके से यहाँ की कुछ जनजातियाँ अफ्रीका से रिलेटेड हैं और ऐसा क्यों हुआ। तो ये किताब आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस किताब की समरी बता पाना और इसका रिव्यू कर पाना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जानकारी है और ये किताब लगभग 395 पेजेस की है, तो आप इसे धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तो ये है इस किताब की समरी छोटी सी, जो कि हमें समझ आई तो हमने आपके साथ साझा की। अगर आपने ये किताब पढ़ी है और आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली जो हम नहीं बता पाए, नहीं समझ पाए, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा पर्यावरण की कोई दूसरी किताब हो जो हमें पढ़नी चाहिए और उस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।